नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज फिर ले चलता हूँ। चैप्टर 9 है। मैं 2 दिन से आपको थीम समझा रहा था। आज फिर मुझे लगता है उसी थीम में टाइम लग जाएगा, बट वो समझना ज़रूरी है। आपके लिए मैं इतना काम करना चाहूँगा कि जो अपन आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जो सवाल पढ़े उनमें यूज होने वाले सारे के सारे जो भी गुणधर्म है, जो भी विशेषताएं हैं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल से कच्चा सामग्री कहते हैं, वो सारा एक्सप्लेन कर दूँ तो सवाल करने में आपको सुविधा रहेगी। अब आज मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा, छोटी सी, बस थोड़ा सा इसमें बात करना है कि यहाँ पर आगे जो अपन पढ़ेंगे 9.1 उसमें सवाल आएंगे कि क्या ये आयत है, क्या ये वर्ग है, क्या ये समचतुर्भुज है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या ये समबाहु त्रिभुज है। इसके लिए एक बार मैं आपको सब की विशेषता बताना चाहता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। किसमें वैसे देखकर आप बता सकते हो, बट आप ज्योमेट्री की तरफ से यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आप कैसे चेक करें कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, या ये समद्विबाहु है या समबाहु है, कैसे आप पता करेंगे। तो सिंपल सी बात है, थीम वही काम में लेनी जो हमने उनके बारे में पढ़ा है, उनकी जानकारी है, तो उनका एक बार परिचय दे रहा हूँ, डिटेल से बता रहा हूँ, ढंग से समझे, याद रखें ताकि आप सवाल को ढंग से कर पाए। आ जाइए, देखो मैं यहां से ले चलता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं मैं आयत के बारे में। आयत रेक्टेंगल बोलते हैं साथ उसको, और रेक्टेंगल की विशेषता आपको याद होनी चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, कोण की बात तो यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी के तौर पर, बट यहाँ कोण का जो यूटिलाइजेशन नहीं होगा कि कोण के हिसाब से आप बता सकेंगे आयत है या वर्ग है। तो यहाँ पर सिर्फ भुजा और विकर्ण की बात चलेगी। तो यहाँ पर दोनों विशेषताएं कि सम्मुख भुजाएं, आमने सामने को एक ही वर्ड में निपटा दूं मैं कि सम्मुख भुजाएं समान होनी चाहिए। आमने सामने भुजाएं से बोलते हैं तो सम्मुख भुजाएं तो होनी चाहिए समान। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, सम्मुख भुजाएं तो समान है व विकर्ण भी समान है। ये लो, सम्मुख भुजाएं समान व विकर्ण भी समान। ये तो हो गए आयत की विशेषता। और दूसरा यहां पर लिखूंगा मैं वर्ग, स्क्वायर इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर में क्या होता है, सभी चारों भुजाएं, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान और विकर्ण भी समान। ये हो गया हमारे पास वर्ग की विशेषता। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम 3 नंबर पे। 3 नंबर पे बात कर ले अपन समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम से बोलते हैं हम। आइए हम बात करते हैं, इसकी भी सम्मुख भुजाएं समान होती है। सम्मुख भुजाएं समान पर परंतु विकर्ण समान नहीं होते, विकर्ण असमान होते। तो क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। चौथा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसमें क्या है कि सभी भुजाएं समान होती, सभी भुजाएं समान, परंतु जो विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं। तो क्या समझेंगे, समचतुर्भुज हो गया। ये तो बात हो गई हमारे पास में समलंब चतुर्भुज वाली, यहाँ कोई विशेषता नहीं आती है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट आप उसको जब देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आप बताना चाहते हैं तो ऐसा कोई यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा, इन चारों का ही आएगा। अब आगे मैं बात करता हूँ आपको त्रिभुजों की। तो हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज, एक तो सबसे पहले बताऊंगा समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं समान होती, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं करना है इसका। सभी भुजाएं समान, हालांकि सबको नाम से पता चल गया कि क्या करना चाहोगे। सभी भुजाएं समान होती है उसे समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी भुजाएं समान। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर समद्विबाहु, तो यहाँ पर भी नाम से आपको पता चल गया होगा, सम यानी समान, द्वि यानी द्वि और बाहु यानी भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो वो बात होगी हमारे पास में कि वो आएगा समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान होती है। ओके, और विषम बाहु की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। पर एक चौथा हम बात करें कि यहां समकोण त्रिभुज का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज है या नहीं। हम क्या करेंगे, यहां पर दूरी के सूत्र से, दो बिंदुओं की बीच की दूरी के सूत्र से सभी बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, जिससे हमारे पास भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। भुजाओं की लंबाई के आधार पर ही हम इन आकृतियों का चयन कर सकते हैं, आकृतियों की पहचान कर सकते हैं। जब हम किन्हीं तीन बिंदुओं से दी गई आकृति की बात करते हैं और वो पूछता है बताइए समबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु है, समद्विबाहु है या समकोण त्रिभुज है, इसकी जांच कीजिए, पता कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि दिए गए तीनों बिंदुओं को ए बी सी नाम देंगे। पहले ए बी भुजा निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तीनों की लंबाई निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। तीनों में से एक भुजा बड़ी आएगी, दो भुजा उससे छोटी आएगी। समझ में आ रही है? तीनों भुजाओं में से एक बड़ी आएगी और दो छोटी आएगी। दोनों छोटी वाली भुजाओं की लंबाई है उसके वर्गों का योग करना। वो वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर आए तो कह देना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिए गए तीनों शीर्ष, दिए गए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और अन्यथा नहीं है। समझ में आ गई कि समकोण त्रिभुज कैसे चेक करें। भाई सबकी बात यही है, सब में क्या लगाना है कि आप चतुर्भुज है, कोई क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है, तब आपको चार बिंदु दिए होंगे, चारों बिंदु को ए बी सी डी नाम देना। पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, डी ए निकालो, चारों लंबाई निकाल लो। चारों में से दो आमने सामने वाले बराबर हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, तो सोचना कि आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अभी तक आपने भुजाएं निकाली है, फिर विकर्ण निकालना। यदि विकर्ण भी बराबर आ गए, आमने सामने की भुजाएं बराबर आई, फिर विकर्ण निकाले, तब विकर्ण भी बराबर आ गए, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर आ गई, तो कह देना साहब आयत है। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आई पर विकर्ण बराबर नहीं आई, तो कह देना साहब ये समांतर चतुर्भुज है। चारों बिंदु है ए बी सी और डी, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला, चारों भुजाएं निकाल ली। निकालने पे चारों भुजाओं की लंबाई बराबर बराबर आई और तो फिर विकर्ण निकालना। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आई, विकर्ण भी बराबर आते हैं, तो कह देना साहब वर्ग है। चारों भुजाएं तो बराबर आती पर विकर्ण बराबर नहीं आते, तो कह देना साहब वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। समझ में आ गई? ऐसे ही आप तीन बिंदु दे रखे, ए बी सी नाम दे दिया, ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। यदि तीनों भुजाएं बराबर आई तो कह देना साहब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि दो बराबर आती है कह देना साहब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तीनों अलग अलग है साहब विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। पूछता है कि बताओ समकोण त्रिभुज है क्या, तो तीनों लंबाई में से दो लंबाई छोटी आएगी, एक लंबाई बड़ी आएगी। कोई सी भी बड़ी आ सकती है, कोई सी भी दोनों छोटी आ सकती है। दोनों छोटी वाली लंबाइयों के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए, तो कह देना साहब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, वरना नहीं। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। समझ में आ गई? अब मैं सवाल करता हूं, एक दो सवाल लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 की। इसमें पहला जो सवाल है उसमें बिंदु दे रखे, निर्देशांक तल दे रखा है। निर्देशांक तल क्या होता है ये मैंने आपको चित्र बता रखा है। निर्देशांक तल में दो लंबवत एक होती है, वो किसी समतल को चार भागों में बांटती है। इस तरह से बने हुए
जो तल को, समतल को निर्देशांक तल कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं या एक्स डेश अक्ष बोलते हैं, और खड़ी वाली को वाई डेश बोलते हैं या वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं। ये दोनों जहां प्रतिष्ठित करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। इतना परिचय समतल का है, यानी कार्तीय तल का है। यहां कार्तीय तल में पहले सवाल में कुछ बिंदु दे रखे, उन बिंदुओं के कार्तीय निर्देशांक बताने, यानी उनका एड्रेस बताना है। मैं मेरी भाषा में कहूंगा किसी भी बिंदु का कार्तीय निर्देशांक मतलब उसका एड्रेस। समझ में आ गया? जैसे अपन अपना एड्रेस बोलते हैं, इतने नंबर गली में इतने नंबर का मकान। समझ में आ गया? वैसे यहाँ पर एक वैल्यू एक्स का होता है, एक वैल्यू वाई का होता है, वो उसका एड्रेस है, उस पॉइंट को डिनोट करता है। एग्जैक्टली वहीं पर जाकर पहुंचेंगे। आप गए साथ तीसरी गली में चौथा मकान है, तो आप एग्जैक्टली उसी मकान में उसी एड्रेस पे जाओगे, दूसरे में नहीं जाओगे। तो वैसे ही काम यहाँ करता हूं मैं। कार्तीय तल में हमारे पास कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना आपको आते हैं, मुझे डिटेल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम मतलब अपना जो 4th चैप्टर था उसमें पढ़े हैं, 9th क्लास में भी आराम से आए, इसलिए आप इनको अच्छी तरह देख सकते हैं। एक पी बिंदु के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप पी बिंदु से एक लंब डालिए अक्ष वाली रेखा पर, यानी एक्स अक्ष पर, एक लंब डालिए वाई अक्ष पर। एक्स वाली अक्ष पर आकर 5 पे काटता है, तो इस बिंदु के लिए भुज हो गया 5। समझ में आ गया? और वाई वाले जाकर काटता है 3 पर, तो इसका कोटि हो गया 3। इसके पी बिंदु के निर्देशांक हो गए 5,3 भुज कोटि किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। दोनों के बीच में कोमा होता है, अल्प विराम होता है। ये बात होगी हमारे सवाल संख्या 1 की। सवाल संख्या 2 पर आता हूं, तो 2 पर भी सेम स्थिति है, इसका जस्ट अपोजिट वर्क है। हमें पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें कार्तीय तल में निरूपित करना, ये आपको आराम से आता है। नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए, कॉल करिए। आज मतलब बताने की जरूरत नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने नहीं समझ रहा इसलिए नहीं बता रहा हूं। आगे सवाल संख्या 3 में चलें, तो यहां पर भी वही काम है कि हमारे पास में 3 बिंदु दे रखे, तीनों को एक कार्तीय तल में प्लॉट करना। प्लॉट का मतलब उन्हें निर्देशित करना है, चौथा बिंदु बताना है। और ये कह रहा है कि ये जो चारों जो बिंदु हैं वो एक आयत के निर्देशांक है। तो आपको पता है, सपोज करो मैंने यहां पर 3 बिंदु ले ली, इस तरह 3 बिंदु आ गए। ओके, समझ रहे हो? तो चौथा बिंदु आयत है, तो यहां आना चाहिए, इसकी स्थिति में यहां आना चाहिए। इसका मतलब जितनी ये हाइट है उतनी हाइट इसकी होनी चाहिए। जितना मान एक्स वाई का यहां पर है, खड़ा जो मान होगा उसको कोटि बोलूंगा, वो वाई का वैल्यू होगा। समझ में आ गई? तो वाई का मान जितना इसके लिए है उतना ही यहां पर आएगा वाई का मान। समझ गए मेरी बात को? और ध्यान दीजिए, जितना इसके लिए x है उतना ही x इसके लिए होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इसको हम पता कर सकते हैं आराम से, इसकी सिचुएशन देखकर, इसकी स्थिति या पोजीशन देखकर हम इसको बता सकते हैं। इसके चौथे बिंदु के 3 दे रखें, चौथे बिंदु के निर्देशांक आप कार्तीय तल में से प्लॉट करोगे, आराम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए मैं इसे भी आपको नहीं बताऊंगा। आप करेंगे, आपके लायक है। सवाल संख्या जो हमारा 4 है उसमें हमारे पास 5 बिंदु दे रखें, और पांचों बिंदु को आलेख करने पर, कार्तीय तल पर निरूपित करने पर कौन सी आकृति बनती है, वो तो आप बिंदु लगाओगे तो आकृति आपको बनेगी, दिखेगी, और उसका नाम लिखेंगे। ये भी सिंपल काम है, ये भी आपके लिए है। और सवाल संख्या 5 है, उसमें हमें ये कहा गया है कि 4 बिंदु दे रखें और प्रत्येक स्थिति में बनने वाले चतुर्भुज का हमें प्रकार या नाम बताना है। ये कार्तीय तल के आधार पर ही काम करना है। प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज, यानी 4 बिंदु दे रखें, उनको हम क्या कर सकते हैं कि कार्तीय तल में निरूपित करके इसकी पोजीशन बता सकते हैं क्या बन रहा है। प्लस यदि कार्तीय तल में निरूपित नहीं करना हो तब आप कैसे बताएंगे कि आकृति कौन सी बन रही है, किस तरह की बन रही है। मैं इसका सेकंड सवाल लेता हूं, फर्स्ट क्यों नहीं लिया सर? फर्स्ट लो, सेकंड वाले में माइनस ज्यादा है, इसलिए थोड़ा आपके लिए टफ रहता है, तो मैं बताता हूं इसको। तो मैं 5वें का सेकंड बता रहा हूं कि इसमें कार्तीय तल में निरूपित किए बिना आप कैसे पता लगाएं कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। आइए बोर्ड पे देखिए, मेरे पास पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, मैं सबको लिखूंगा a -2, -2 फर्स्ट है, b सेकंड है हमारे पास में -4 + 2, -4 + 2। यहां पर किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते वक्त माइनस प्लस लगने से कोई
भूल हो जाए तो उसको कोई ऐसा नहीं है, हम उसको ढंग से देख लेंगे वापस में सवाल में। -6/-2, ये सी थर्ड पॉइंट हो गया सी। और जो फोर्थ पॉइंट है डी, वो है हमारा, हमने ए बी सी डी तो मैंने नाम दिए, वहां पर कोई इनका नामकरण नहीं दिया हुआ था। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। -4 -6 है लास्ट, -6 -2 है सेकंड लास्ट, -4 + 2 है सेकंड, और फर्स्ट है -2 -2। ओके, आप देखिए मैं यहां पर भुजा भुजा मानूंगा, या फिर ये कह सकते हैं बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, भुजा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड ए बी, ये हम जब पता करेंगे तो सूत्र एक बार तो लिखूंगा मैं। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा सूत्र होता है। और x1 x2 कौन है, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे, कहेंगे कब, जब a b याद करेंगे। ये तो सूत्र के अकॉर्डिंग होगा, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा x2 y2 की तरह यूज होगा। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूं, दूरी निकालते वक्त आप किसी को x1 कहें, किसी को x, किसी को, हर किसी को नहीं, इसको आपने x1 x2 कहा है, इसको x1 y1 कहा है, इसको x2 और y2 कहा है। यदि आप इसको x2 y2 और इसको x1 y1 कहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों नहीं पड़ता? यहां पर एक सिंपल सा सूत्र मैंने बताया था वहां पर भाषा में कि भुज का अंतर का स्क्वायर, दोनों के भुज, पहले का भुज, पहले बिंदु का भुज और दूसरे बिंदु के भुज के अंतर का स्क्वायर, प्लस दोनों बिंदुओं के कोटियों के अंतर का स्क्वायर, भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। तो भुज कौन है इसका, ये, इसका भुज कौन है, ये, अंतर यानी दोनों घटाना है, -4, फिर माइनस का निशान घटाने का है, जो सूत्र में अंतर कर रहे हैं यानी माइनस लग गया, ये खुद माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो 2 यहां पर किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब नहीं सर ऐसा नहीं करते, मैं तो इसको पहले लिखूंगा, लिख दे भाई -2, और ये अंतर कर रहे, घटा रहे हैं, सूत्र के हिसाब से माइनस है, इसको बाद में लिखो तो ये खुद माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का। आप देखना होल स्क्वायर दोनों पे आना ही, इसका रिजल्ट आएगा अंदर -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर +4 होता है, यहां बचेगा +2 का होल स्क्वायर +4 होता है। क्या फर्क है दोनों में, कोई फर्क नहीं है, यानी दोनों के भुजों का अंतर प्लस दोनों की कोटियों के अंतर, यानी भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर के स्क्वायर के जो योगफल का वर्गमूल जो होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निरूपित तो करता है। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड, कोटि 2 और 2, इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर सूत्र में होता है माइनस का निशान, यानी दोनों का अंतर करना है, घटाना है, ये खुद माइनस का था तो प्लस का हो गया, यानी माइनस की संख्या को घटाने पर वो प्लस का हो जाता है। ये हो गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रिजल्ट आया हमारे पास 20। फिर हम बात करते हैं वही भुजा BC की लंबाई याद करेंगे, तो सूत्र एक बार लिख दिया, बार बार, ये रहा B और ये रहा C, पहले लिखूंगा -6 और +4, समझ में आ गया होगा, इसमें से इसको घटाना है, तो ये निशान पहले मैंने लगाया वो तो घटाने का था, ये 4 खुद माइनस का है, क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस देखते रहे थोड़ा फास्ट, और नेक्स्ट में आएगा -2 और -2, क्योंकि पहले ये लिखा मैंने, फिर ये घटाने का निशान सूत्र से आया, ये 2 पड़ा था 2 लिख दिया, का होल स्क्वायर और का अंडर रूट, देखते रहे, ये हो गया हमारे पास में 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर का 16, ये हो गया हमारे पास 160। आगे देखिए, यहाँ पर फिर आया हमारे पास CD, देखो हमारे पास भुजा और यहाँ पर नाम दिया CD की लंबाई, सेम भाषा चल रही है, और CD में हम लिखेंगे ये रहा C और वो रहा D, पहले -4 लिख दिया, प्लस का 6 हो गया, का होल स्क्वायर, और प्लस ये -6 है और +2 है, का होल स्क्वायर और का अंडर रूट, और ये बच गया हमारे पास 2, और ये बच गया हमारे पास में 4, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रिजल्ट आ गया √20। ओके,
और फिर फोर्थ इसकी जो साइड है उसको अपन डी ए भी कर सकते हैं और ए डी भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो कोई दिक्कत नहीं। ए डी निकालो तो मैं ये दोनों पॉइंट रह गई, पहले -4 लिखता हूँ और +2 हो गया, और फिर होल स्क्वायर हो गया, -6 लिखता हूँ और +2 हो गया होल स्क्वायर, और ये रहा हमारे पास रूट, ये हो गया 2 बचेगा, ये यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में, ये वैल्यू आई वो यहाँ 2 बचेगा, 2 का 4 हो गया, यहाँ पर 4 बचेगा। समझ रहे हो बात को? देखिए जरा वैल्यू देखना जरा, यहाँ पर ए डी निकाल रहा है, ए डी -4 है, +2 और -6 और +2, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और सी डी निकाल लिया। अब ए डी निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में 2 का स्क्वायर 4 हो गया और +4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये रिजल्ट वापस आया √20। ये 3 वैल्यू समान आ रही है जबकि एक वैल्यू डिफरेंट आ रही है। जो बी सी एक बार चेक करते हैं, बी और सी, यहाँ पर कुछ हमने गलत कर दिया, -6 था, ये -4 था तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस, ये सही था, ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 2 ही आएगा तो यहाँ पर 4 ही बनेगा, तो यहाँ पर भी 20 आएगा स्टूडेंट्स, ये लो सर, ओके √20, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको बड़ी बात नहीं, आ जाओ। फिर हम विकर्ण की बात करते हैं, इसकी विकर्ण निकाल रहे हम, तो विकर्ण आया हमारे पास में ए सी, विकर्ण ए सी, ये रहा ए और ये सी पता करें तो यहाँ देखना पड़ेगा, ये रहा 6 और -6 और +2 होल स्क्वायर, प्लस दिख रहा होगा आपको, प्लस दूसरा आएगा हमारे पास में, ए सी निकाल रहे हैं तो यहाँ -2 और ये +2 ये 0 हो जाएगा, यानी -2 और +2 ये 0 हो गया होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया इसका, तो यहाँ पर ये वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, इन 4 आएगा इसका वैल्यू, यानी यहाँ पर -6, देखो ये रहा ए और ये रहा सी, -6 और घटाएंगे तो प्लस का 2 हो गया, ए सी विकर्ण निकाल रहे हैं तो हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये 0 हो चुका है क्योंकि ये माइनस का और ये भी माइनस का दो समान वैल्यू को घटाते हैं, अंतर करते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये 16 का रूट हमारे पास 4 आया आंसर, ये ए सी विकर्ण आ गया। हम अब बी डी विकर्ण निकालेंगे, तो ये रहा बी और ये रहा डी, -4 और ये -4, ये तो 0 हो गया, -4 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और -6 और ये 2 है, ये आ गया अपने पास -6 और ये हो गया -2, देखिए जरा होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास में, देखना ये रहा -6 और ये घटा दो -2 -8, यानी -8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट करूंगा तो वापस 8 आ जाएगा, यानी दोनों विकर्ण समान नहीं थे, ए सी आया 4 का और बी डी आया 8 का, जबकि चारों साइड इक्वल है, यहाँ रूट लगा दें, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, चारों साइड इक्वल है, चारों भुजाएं बराबर है, पर दोनों विकर्ण जो है हमारे पास में वो बराबर नहीं है, तो ये होता है एक समचतुर्भुज। स्टूडेंट इस प्रकार मैंने आपको ये सवाल करके बताया, अच्छी तरह देखें, समझें, प्रॉपर्टी याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।